दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसने मेरी बात सुनने की जगह मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मुझे लगा आज सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे ही उस आदमी की नज़र ज़मीन पर गिरे हुए लॉकेट पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आदमी मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। सब लोग हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा नाम दीपक है। पिताजी के देहांत के बाद हम तीनों भाई एक साथ रहते थे। तीनों भाइयों में मैं सबसे छोटा था और दोनों बड़े भाइयों की शादी हो गई थी। मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और नौकरी की तलाश में था। लेकिन माँ ने एक नई जिद पकड़ ली थी कि अब मेरी भी शादी कर दी जाए। मैंने माँ से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हो। मेरे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही मैं कोई काम करता हूँ। तो फिर मैं किसी और की बेटी को अपने घर कैसे ला सकता हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी भी एक बात नहीं मानी थी। और वो कह रही थी कि तेरी नौकरी लग जाएगी, तू परेशान मत हो, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मैं भाई भाभी पर और ज़्यादा बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। एक तो मेरे पहले से सारे खर्चे वही उठाते हैं, और शादी के बाद उसके भी खर्चे होंगे, वो कौन उठाएगा। मैं अपने खर्चे तो उठा नहीं सकता, उसके कहाँ से उठाऊंगा। तो फिक्र मत कर, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है, तू बस हाँ कर दे। माँ अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर दी। उस वक्त मैं भाइयों के पैसे पे पल रहा था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। शादी के बाद मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। खर्च पहले से और ज़्यादा बढ़ गए और अब भाभीयों ने ताने देने शुरू कर दिए थे। एक दिन सुबह में बड़ी भाभी ने चाय का कप टेबल पर पटकते हुए कहा, दीपक, आखिरकार तुम कब तक अपने भाइयों के पैसे पर पलते रहोगे। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, भाभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। वो तेज़ आवाज़ में बोली, दीपक, तुम्हारे अब ये बहाने और नहीं चलेंगे। तुम्हारी पत्नी के भी हज़ार खर्चे हैं, उसे नए कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ये सब कौन करेगा। दूसरी भाभी ने भी ताना देते हुए कहा, बड़ी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम्हें अब सोचना चाहिए। भाभी की बात सुनकर अपनी जगह से मैं खड़ा हुआ। मेरी पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। वो सब बातें सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को मेरे और मेरी पत्नी के खर्चे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आप लोगों पर और बोझ नहीं बनूंगा। मैं इतना कहकर वहां से उठकर बाहर चला गया और पूरे दिन नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा। और जैसे कभी मुझे कोई छोटा मोटा काम मिलता तो मैं कर लेता। अगर कोई रिश्तेदार मुझे वो काम करता हुआ देखता तो मेरे ऊपर हंसता, कहता कि कितना पढ़ा लिखा है और ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा है। मैं उनकी बातों को हमेशा अनदेखा कर देता था और खुद को काम में उलझाए रखता था, ताकि मुझे किसी की कड़वी बातें सुननी न पड़े। लेकिन सच ये था कि अंदर से मैं टूट रहा था। मैं हर दिन सुबह उठकर यही सोचता था कि आज कुछ अच्छा होगा, आज मुझे कोई काम मिल जाएगा, आज घर में शांति होगी। लेकिन हर दिन वैसा ही निकल जाता था जैसा पिछला दिन था। खाली जेब और भारी दिल के साथ मैं इधर उधर भटकता रहता था। नौकरी की तलाश में हर जगह जाता था, लोगों से मिलता था, हाथ जोड़ता था, मगर हर जगह से ना ही मिलती थी। कोई कहता कि अनुभव नहीं है, कोई कहता जगह खाली नहीं है, और कोई बिना वजह ही टाल देता था। घर वापस आता तो वही रोज की कड़वी बातें मेरा इंतजार कर रही होती थी। दोनों भाभियां मेरी पत्नी को ताने देती थी, उसे नीचा दिखाती थी, और मेरी पत्नी बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। उसकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन वो मेरे सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी ताकि मैं और ज़्यादा न टूट जाऊं। माँ भी ये सब देखती थी और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी, लेकिन घर का माहौल ऐसा हो गया था कि उनका दर्द और बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई थी कि लगता था जैसे सब कुछ टूट जाएगा। उसी दिन माँ की हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। हम सब लोग घबरा गए और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में ही उनकी हालत और बिगड़ गई और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चली गईं। उस पल जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। मैं वहीं खड़ा रह गया था, जैसे मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया हो।
माँ के जाने के बाद घर और भी सूना हो गया था, लेकिन सच ये था कि अब उस घर में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। माँ के गुजरने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मेरे बड़े भाई ने मुझे बुलाया और बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि दीपक, अब तुम अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चले जाओ, क्योंकि इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है। उस वक्त तुम छोटे थे, तुमने इसमें कुछ नहीं लगाया। उनकी ये बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे पता था कि वो जो कह रहे थे वो सच था, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वही भाई जो मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे, आज मुझे घर से निकाल रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में गया, अपना और अपनी पत्नी का सामान उठाया और बिना पीछे देखे उस घर को छोड़कर निकल गया। जिस घर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, उस दिन सड़क पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। मैं बस चलता जा रहा था, बिना किसी मंजिल के। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। पूरा दिन हम ऐसे ही भटकते रहे। फिर शाम को जाकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उस कमरे की हालत बहुत खराब थी। दीवारें टूटी हुई थी, छत से पानी टपक रहा था और अंदर घुटन सी हो रही थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी पत्नी ने बिना कुछ कहे उस कमरे को साफ करना शुरू कर दिया। उसने जैसे तैसे उसे रहने लायक बना दिया और हम दोनों वहीं रहने लगे। अगले ही दिन से मैंने मजदूरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे होते हुए भूखी रहे। मैं दिन भर मेहनत करता था और शाम को थका हारा घर लौटता था, लेकिन फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। कई बार तो ऐसा होता था कि हम दोनों आधा पेट खाकर सो जाते थे, फिर भी एक दूसरे को हिम्मत देते रहते थे। एक शाम हम दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, तभी मेरी पत्नी ने धीरे से कहा, दीपक, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा बाहर आ गया। मैं उस पर चिल्ला पड़ा। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम डॉक्टर की बात कर रही हो? मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वो बेचारी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ नहीं बोली। उस पल मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे लगा मैंने गलत किया। मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं उसके पास गया और उसे प्यार से समझाया कि अभी हमारी हालत ठीक नहीं है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, मैं ज़रूर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो मान गई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ सकता था कि वो भी माँ बनना चाहती है, और सच कहूँ तो मैं भी चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने मजदूरी भी छोड़ दी और पूरी ताकत से नौकरी ढूंढने लगा। मैं हर दिन कई जगह इंटरव्यू देने जाता था, बड़े दफ्तरों में जाता था, लेकिन हर जगह कोई ना कोई वजह से मना कर दिया जाता था। कभी सिफारिश नहीं होती थी, तो कभी तनख्वाह इतनी कम होती थी कि उससे घर नहीं चल सकता था। एक दिन शाम को जब मैं थका हारा घर लौटा, तो मैंने देखा कि हमारे दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। वो बहुत ही छोटा था, उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो यहाँ कैसे आया। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज़ दी। वो बाहर आई और उसने भी उस बच्चे को देखा। उसने मुझसे पूछा कि ये बच्चा किसका है। मैंने सर हिलाकर कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन इसे यहाँ छोड़ गया है। हम दोनों उस बच्चे को देखते रहे। वो रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ हमारे दिल को चीर रही थी। उस पल हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन इतना ज़रूर था कि उस छोटी सी जान को हम यूं ही छोड़ नहीं सकते थे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से भूखा है और डर के मारे रो रहा है। मेरी पत्नी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। उस पल हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं था। मेरी पत्नी उस छोटे से बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार से चुप करा रही थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे अचानक ही जीने की एक वजह मिल गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, दीपक, देखो ना कि ये कितना प्यारा बच्चा है। इसका चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने खुद इसे हमारे पास भेजा है। पता नहीं कौन ऐसा पत्थर दिल इंसान होगा जो इतनी छोटी सी जान को इस तरह दरवाजे पर छोड़कर चला गया होगा। अगर उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो उसने इसे जन्म ही क्यों दिया? ये बात कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई थी। मैं भी उस बच्चे को देख रहा था।
उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो डर के मारे सिसक रहा था। उस पल मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये अब हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं अंदर से डर रहा था। मैंने कहा, देखो, हमारी हालत पहले ही ठीक नहीं है। हम दोनों जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में इस बच्चे को कैसे संभालेंगे, उसकी परवरिश कैसे करेंगे, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली कि आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? जब ऊपर वाले ने इसे हमारे पास भेजा है, तो वो इसका रास्ता भी ज़रूर बनाएगा। हम जैसे खुद खाते हैं, वैसे ही इसे भी खिलाएंगे। जो हमारे पास होगा, उसी में इसे भी खुश रखेंगे। और वैसे भी अब ये हमारा बेटा है, इसे हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे ज़्यादा मजबूत है। उसने बिना कुछ सोचे इस बच्चे को अपना लिया था और मैं अभी भी हिसाब किताब में लगा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, आज से ये हमारा बेटा है, हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। उस पल हम दोनों ने उस बच्चे को गले लगाया और ऐसा लगा जैसे हमारी ज़िंदगी में अचानक एक नई रोशनी आ गई हो। उस रात हम दोनों ने उसे अपने पास सुलाया। मेरी पत्नी उसे बार बार देखती रहती थी, उसके बाल सहलाती थी और मुस्कुराती रहती थी, जैसे उसे वो खुशी मिल गई हो जिसका वो इतने समय से इंतज़ार कर रही थी। मैं भी उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि शायद ऊपर वाले ने सच में हमें अकेला नहीं छोड़ा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया था और तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए निकल गया था। मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। एक तरफ उस बच्चे की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ नौकरी की चिंता। मैं मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आज कुछ अच्छा हो जाए। मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी। वहाँ का माहौल देखकर ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और अंदर चला गया। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, अपने बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और अपनी हालत के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया। इंटरव्यू लेने वाला मैनेजर मेरी बात ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में मुझसे सवाल भी कर रहा था। मैं पूरी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब दे रहा था। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो मैं चुपचाप खड़ा रहा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। तभी वो मैनेजर मुस्कुराया और बोला, मिस्टर दीपक, आप बहुत ही काबिल इंसान हैं। आपके अंदर मेहनत करने की लगन साफ दिखती है। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। आपकी नौकरी पक्की है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सुनते ही जैसे मेरे कानों को यकीन ही नहीं हुआ। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। फिर मैंने धीरे से कहा, सच में सर? उसने हंसते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सच में, आप कल से आ जाइए। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियां एक पल में हल हो गई हों। मैंने उसे धन्यवाद कहा और बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए थे। मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहता था ताकि अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दे सकूं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुस्कुराई। मैंने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और कहा कि हमारी किस्मत बदल गई, मुझे नौकरी मिल गई है। वो पहले तो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सच में दीपक? मैंने कहा कि हाँ, सच में, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने उस बच्चे को गोद में लिया और कहा कि देखो, हमारा बेटा हमारे लिए कितनी खुशकिस्मती लेकर आया है। इसके आते ही सब बदल गया। मैं उसे देख रहा था और सच में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब हमारे पास उम्मीद थी, एक नया रास्ता था और सबसे बड़ी बात, अब हम अकेले नहीं थे। हमारे पास हमारा छोटा सा बेटा था जिसने हमें जीने की नई वजह दे दी थी। मैंने उस छोटे से बच्चे को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत था और उसकी आंखों में डर कम हो गया था। मैंने उसे प्यार से देखा और अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। सच में ये बच्चा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखो ना, इसके आने से हमारी जिंदगी कैसे बदलने लगी है, जैसे ऊपर वाले ने हमारी खाली झोली भर दी हो। मैं इसे बहुत प्यार दूंगा और इसका नाम आरव रखूंगा। यह हमारा बेटा है, हमारा अपना आरव। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा कि हाँ दीपक, ये सच में बहुत प्यारा है और अब ये हमारा ही है। उस दिन के बाद सच में हमारी जिंदगी बदलने लगी थी।
मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था क्योंकि अब मेरे पास एक वजह थी जीने की, एक जिम्मेदारी थी। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता था, काम पर जाता था और पूरी लगन से अपना काम करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। अब हमें रोज़ की छोटी-छोटी परेशानियों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। घर में थोड़ा सुकून आ गया था। मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहने लगी थी और सबसे ज़्यादा खुशी तो हमारे आरव को देखकर मिलती थी। वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी छोटी-छोटी हरकतें हमें हंसने पर मजबूर कर देती थी। मैं उसे सच में पलकों पर बिठाकर रखता था। उसकी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। उसे खिलौने दिलाता था, अच्छे कपड़े दिलाता था और जब भी वो हंसता था तो लगता था जैसे मेरी सारी थकान एक पल में ख़त्म हो गई हो। मेरी पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी, उसका पूरा ख्याल रखती थी। हम दोनों के लिए वो हमारी दुनिया बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे दिया हो। एक तरफ प्यारा सा बेटा और दूसरी तरफ अच्छी नौकरी। मेरी जिंदगी अब हंसी खुशी से चल रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते आरव 4 साल का हो गया था। अब वो बोलने लगा था, दौड़ने लगा था और घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। मैं उसे स्कूल भेजने की तैयारी करने लगा था। इसी बीच मेरी नौकरी में भी तरक्की हो गई थी। मेरी मेहनत देखकर कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दिया और मैं मैनेजर बन गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया था। अब मैंने वो छोटा सा किराए का घर छोड़ दिया था और अपना खुद का घर ले लिया था। जब मैं उस नए घर में अपनी पत्नी और आरव के साथ गया तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। हम तीनों बहुत खुश थे, लेकिन हर खुशी के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। मेरे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे जलते थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ गया हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता था और कभी भी किसी तरह की गलत बात में शामिल नहीं होता था। शायद यही बात कुछ लोगों को खटकती थी। हमारे ऑफिस के मालिक संजय वर्मा के भाई की पत्नी अंजलि का व्यवहार मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लगता था। वो ऑफिस में ऐसे घूमती थी जैसे वही सब कुछ हो और हर किसी पर हुक्म चलाती थी। वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझती थी और ख़ासकर उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे आगे बढ़े। एक बार उसने मुझे भी इशारों इशारों में धमकी दी थी कि ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, लेकिन मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि मुझे अपने काम पर भरोसा था। मैं जानता था कि अगर मैं सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलूँगा तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बस अपना काम करता रहा। दिन बीतते गए और ज़िंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ती रही, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई मुझसे बुरी तरह से जल रहा है। उस दिन ऑफिस में बहुत बड़ा दिन था। सुबह से ही माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक हल्की सी टेंशन भी दिख रही थी क्योंकि आज कंपनी के मालिक संजय वर्मा खुद आने वाले थे और एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मुझे ही सब कुछ संभालना था, मुझे ही प्रेजेंटेशन देना था और मुझे ही ये दिखाना था कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ। मैं सुबह से ही बिना रुके काम कर रहा था, हर छोटी बड़ी चीज़ को चेक कर रहा था कि कहीं कोई गलती न रह जाए। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थी, लेकिन मेरे अंदर एक भरोसा भी था कि मैंने मेहनत पूरी की है और सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद सर ऑफिस में आए और पूरा स्टाफ एकदम खड़ा हो गया। मैंने आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते किया और उन्हें मीटिंग रूम में ले गया। वहां जाकर मैंने उन्हें कंपनी की सारी रिपोर्ट्स दिखाई, हर एक डिटेल समझाई और फिर अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था। हर स्लाइड के साथ मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ समझा रहा था और वो ध्यान से मेरी बातें सुन रहे थे। बीच बीच में सर हिला रहे थे, जिससे मुझे हिम्मत मिल रही थी। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया और फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बहुत बढ़िया दीपक, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे काम में साफ दिखता है कि तुम कितने ईमानदार और मेहनती हो। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर तो मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आज से तुम इस कंपनी के सीईओ हो। ये सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने बस धन्यवाद कहा और उनके पैर छू लिए। मेरे लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। मैं एक छोटे से कमरे से यहाँ तक पहुँचा था और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिल रही थी। मीटिंग खत्म हुई और सर वहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाते ही माहौल बदल गया। अंजलि मैडम मेरे पास आईं और उनका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो खुश नहीं है। उन्होंने ताने भरे अंदाज में कहा, मिस्टर दीपक,
आपका प्रमोशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ने लगेंगे। याद रखिए, आप अभी भी इस कंपनी में काम करते हैं और इस कंपनी की मालकिन मैं हूँ, इसलिए मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मुझे साफ-साफ धमकी दे रही थी, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहा। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, मैडम, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ और ईमानदारी से करता हूँ। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गईं और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गईं। मैं भी अपने काम में लग गया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। शाम को मैं घर आया तो मेरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को ये खबर दी कि मैं कंपनी का सीईओ बन गया हूँ, तो वो खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में गर्व था और वो बार-बार मुझे बधाई दे रही थी। तभी मेरा बेटा आरव, जो अब 5 साल का हो गया था, दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मेरे गले लग गया और बोला, डैडी, आज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया और प्यार से कहा, आज डैडी को थोड़ा ज़्यादा काम था और आज डैडी का प्रमोशन हो गया। वो मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी खुशी देखकर वो भी हंसने लगा। तभी अचानक मेरी पत्नी को चक्कर आया और वो गिरने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसे संभाल कर अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और फिर मुस्कुराकर कहा कि बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी झोली खुशियों से भर दी हो। मैं बार बार डॉक्टर का धन्यवाद कर रहा था। मेरी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी और आरव तो इतना खुश था कि वो बार बार कह रहा था कि मुझे छोटी बहन चाहिए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर एक दिन हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं दोनों बच्चों को देखकर सोच रहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैंने कभी भी दोनों में कोई फर्क नहीं किया। आरव मेरे दिल के बहुत करीब था और मेरी छोटी बेटी भी मेरी जान बन गई थी। मेरी पत्नी भी दोनों को बराबर प्यार देती थी। हमारा परिवार अब पूरा हो गया था। कुछ समय के बाद मैंने एक बड़ी सोसाइटी में अपना खुद का फ्लैट ले लिया। वो घर बहुत खूबसूरत था और हमारे सपनों के जैसा था। हम सब वहाँ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक मेरे दोनों बड़े भाई मेरे घर आए। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, वाह दीपक, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली, हमें तो भूल ही गए। मैं उनकी बात सुनकर चुप रहा, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। आपने मुझे घर से निकाला था, तब मैं सड़क पर था और आज यहाँ हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत से हूँ। अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात सुनकर वो थोड़ा असहज हो गए और बोले कि ऐसा मत कहो, हम तुम्हारे भाई हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, जो मुझे उस वक्त छोड़ गए जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे, जैसे मेरी बात उन्हें मजाक लग रही हो, लेकिन मैं अंदर से बहुत कड़क हो चुका था। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता था और ना ही किसी रिश्ते से मुझे कोई उम्मीद थी। मैं बस अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश था और वही मेरी असली दुनिया थी। मैं अब हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता था और बिना समय खराब किए सीधे ऑफिस निकल जाता था। मेरी पूरी दुनिया जैसे अब काम के इर्द गिर्द ही घूमने लगी थी। मुझे ना तो अपने लिए वक्त मिलता था और ना ही अपने घर वालों के लिए। लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे हर तरह की खुशी पाएं, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता था। ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने काम में लग जाता था और फिर कब शाम हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं हर काम को बहुत ध्यान से करता था, हर फाइल को खुद देखता था, हर छोटी से छोटी बात को समझता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कंपनी को किसी तरह का नुकसान हो। मेरे लिए मेरी ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ थी और मैं उसी के सहारे आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसी ऑफिस में कोई ऐसा भी है जो मेरी इस मेहनत और तरक्की से जल रहा है और मेरे खिलाफ धीरे धीरे एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रहा है। अंजलि मैडम बाहर से भले ही बहुत शांत और सलीकेदार लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे पिछले 1 साल से ध्यान से देख रही थी, मेरे हर कदम पर नज़र रख रही थी। उन्हें मेरी कामयाबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा ऑफिस मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं संजय वर्मा का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाऊंगा। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती थी।
वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनसे आगे बढ़े, खासकर मैं। इसलिए वो मेरे खिलाफ ऐसी चालें चल रही थी जिनका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तो बस अपने काम में लगा हुआ था और मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी दौरान हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी दूसरी कंपनी के साथ, और इस डील की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका था। मैं जानता था कि अगर ये डील अच्छे से हो गई तो मेरी मेहनत और भी ज़्यादा रंग लाएगी, इसलिए मैं दिन रात उसी काम में लगा हुआ था। मैं ऑफिस में देर रात तक रुकता था, घर जाकर भी फाइलें देखता था, हर छोटी बड़ी चीज़ को खुद चेक करता था ताकि कोई गलती न रह जाए। इस डील में कंपनी के मालिक संजय वर्मा भी खुद शामिल होने वाले थे, इसीलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि सब कुछ बिल्कुल सही हो। जब वो दिन आया तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मविश्वास भी था कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मीटिंग शुरू हुई, मैंने पूरी तैयारी के साथ सब कुछ पेश किया। सामने वाली कंपनी के लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए और आखिरकार वो डील फाइनल हो गई। उस पल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था और दूसरी कंपनी से मिलने वाली बड़ी रकम सीधे संजय वर्मा के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली थी। ऑफिस में सब लोग खुश थे और मुझे भी बहुत तारीफ मिल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुशी मेरे लिए एक तूफान लेकर आने वाली है। उस दिन शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरे चेहरे पर थकान ज़रूर थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरी छोटी बेटी भागती हुई मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। उसने मासूमियत से कहा, डैडी, आज आप फिर लेट आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। हम कब बाहर घूमने जाएंगे? उसकी ये बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि सच में मैं काफ़ी समय से उन्हें कहीं बाहर नहीं ले गया था। मैं हमेशा अपने काम में ही उलझा रहता था। मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, बस थोड़ा सा और काम है। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुम्हें ज़रूर बाहर लेकर जाऊंगा। हम सब साथ में घूमेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और कहा, पक्का प्रॉमिस? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, पक्का वादा। उसने खुशी से ताली बजाई और दौड़कर अपनी माँ के पास चली गई। मेरी पत्नी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की सी शिकायत भी थी कि मैं उन्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने उसके पास जाकर कहा कि बस थोड़ा सा वक्त और, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस रात हम सब जल्दी सो गए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी काम की बातें चल रही थी। मैं सोच रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे कंपनी को और आगे बढ़ाना है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन मेरी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा। अगले दिन मैं फिर सुबह जल्दी उठा और बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला है, और जो कुछ होने वाला है उसके बाद शायद मेरी सारी खुशियाँ एक पल में बिखर जाएंगी। मैं उस दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस गया था। मेरे मन में यही था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से लगातार काम कर रहा था और घर वालों को भी समय नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मैं सर के केबिन में गया और उनसे छुट्टी के लिए कहा, तो उन्होंने बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल दीपक, तुम इतने समय से मेहनत कर रहे हो, तुम्हें ब्रेक मिलना चाहिए। तुम आराम से जाओ और अपने परिवार के साथ घूम कर आओ। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि सच में मेरे काम की कदर की जा रही है। मैं खुश होकर ऑफिस से निकला और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि अब मैं अपने बच्चों को खुश कर पाऊंगा, उनके साथ बाहर जाऊंगा, खेलूंगा और उन्हें वो समय दूंगा जो मैं इतने दिनों से नहीं दे पा रहा था। जैसे ही मैं घर के गेट पर पहुंचा तो मेरा बेटा आरव गेट के पास ही खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो खुशी से उछल पड़ा और भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कसकर उसने गले लगा लिया और बोला, डैडी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। उसकी वो मासूम आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। उसके पीछे पीछे मेरी छोटी बेटी भी दौड़ती हुई आई और वो भी मुझसे लिपट गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी थकान एक ही पल में ख़त्म हो गई हो। मैं दोनों को लेकर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। मैं सच में आज बहुत थका हुआ था। तभी मेरी पत्नी भी बाहर आई। उसने मुझे देखा तो बोली कि आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वो किचन में चली गई और मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगा।
मैं उन्हें बता रहा था कि अब हम घूमने जाएंगे क्योंकि डैडी को छुट्टी मिल गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और मेरे पास बैठकर तरह तरह की बातें करने लगे। मैं भी उनके साथ हंस रहा था और उस पल को जी रहा था। मुझे लग रहा था कि बस अब सब अच्छा ही होगा। लेकिन तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाया तो ऑफिस से कॉल था। उधर से एक एम्प्लॉय ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि मिस्टर दीपक, आपको अभी इसी वक्त ऑफिस आना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप तुरंत आइए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने छुट्टी ली थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है? मेरे मन में कई तरह के सवाल आने लगे, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत निकलने का फैसला किया। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, कोई ज़रूरी काम आ गया है, और मैं जल्दी से निकल गया। रास्ते भर मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था और दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग ही लगा। सब लोग एक जगह इकट्ठा थे और मीटिंग चल रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि सर भी वहां बैठे थे और अंजलि मैडम की पूरी टीम भी मौजूद थी। सबकी नज़र अचानक मुझ पर आ गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी और सर के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने मुझे देखते ही बहुत सख्त आवाज़ में कहा कि दीपक, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? उनकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि सर क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा कि गलती नहीं दीपक, तुमने तो बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं अब तक तुम्हें ईमानदार समझता था, लेकिन तुम तो चोर निकले। तुमने 50 करोड़ का घपला किया है। तुमने 50 करोड़ का घपला किया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर जोर से चोट मार दी हो। मैं एकदम से चुप हो गया। मेरे कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, 50 करोड़ का घपला, धोखा। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने तो कभी एक रुपया भी गलत तरीके से नहीं लिया, फिर ये 50 करोड़ की बात कहाँ से आ गई? मैं घबराकर बोला कि सर ये झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और एक फाइल उठाकर मेरे सामने फेंक दी और कहा कि इसे देखो, इसमें सब लिखा है। मैंने कांपते हाथों से वो फाइल उठाई और उसमें जो देखा उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गया। उसमें साफ लिखा था कि दूसरी कंपनी से आने वाले 50 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं बार बार कह रहा था कि ये गलत है, ये ज़रूर किसी की साजिश है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी अंजलि मैडम आगे आई और बोली कि मुझे तो ये आदमी पहले से ही ठीक नहीं लगता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि आप इस पर भरोसा करते थे। अब देख लीजिए इसने क्या किया। उनकी बात सुनकर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं जोर जोर से अपनी सफाई देने लगा। मैं कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने मेरी एक नहीं सुनी। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं सच में कोई बड़ा अपराधी हूँ। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी ईमानदारी सब बेकार हो गई हो। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था और समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं और कैसे खुद को सही साबित करूं। फिर अचानक अंजलि मैडम तेज आवाज में बोली कि अभी पुलिस को फोन करो और इस चोर को तुरंत पुलिस के हवाले करो। उनकी आवाज में इतना गुस्सा और नफरत थी कि उस पल मुझे समझ आ गया था कि अब कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हों। किसी को मेरी बात सुननी ही नहीं थी। उसी वक्त किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में बाहर से पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी। वो आवाज जैसे मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं खड़ा था और सोच रहा था कि क्या सच में अब मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई है। पुलिस अंदर आई और बिना कुछ पूछे उन्होंने सीधे मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। उस ठंडे लोहे की हथकड़ी ने जैसे मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बार बार कह रहा था कि सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि सर कम से कम मुझे एक फ़ोन करने दीजिए, मुझे अपनी पत्नी को बताना है कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा कि चलो, हमें तुम्हारे घर की तलाशी भी लेनी है।
वहीं चलते हैं। और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। मैं रास्ते भर खामोश बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे बच्चों के चेहरे आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि जब वो ये सब देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। जैसे ही गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। मोहल्ले के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मेरे लिए वो सबसे बुरा पल था। मैं गाड़ी से उतरा तो मेरी पत्नी भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसके पीछे मेरा बेटा आरव और मेरी छोटी बेटी भी दौड़ते हुए आए। आरव मुझे देखते ही रोने लगा और मेरे पैरों से लिपट गया और बार बार पूछने लगा कि डैडी, ये क्या हो रहा है? आपको ये लोग क्यों पकड़ कर ले जा रहे हैं? उसकी वो मासूम आवाज़ सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी पत्नी भी रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि दीपक, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तब मैंने भारी आवाज़ में उसे बताया कि कंपनी में मुझ पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये लोग मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा टूट गई। उसकी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी। हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं बार बार यही सोच रहा था कि काश कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे मैं खुद को बचा सकूं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने मुझे वापस गाड़ी में बैठाया और सीधे थाने ले गए। वहां से मुझे जेल भेज दिया गया। मैं बेगुनाह था, लेकिन फिर भी मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं कोने में बैठा रहा और बस यही सोचता रहा कि मेरी जिंदगी कैसे बदल गई। कुछ ही घंटों में मैं एक इज्जतदार इंसान से एक आरोपी बन गया था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। मैं जेल में था और हर दिन मेरे लिए एक सज़ा जैसा था। मैं अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था कि वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। कुछ दिन के बाद एक दिन हवलदार मेरे पास आया और बोला कि तुमसे मिलने कोई आया है। मैं उठकर उसके साथ गया और उसने मुझे धक्का देकर एक जगह बैठा दिया। वहाँ सामने कंपनी के मालिक संजय वर्मा खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। वो मुझे ध्यान से देख रहे थे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गया। गिरते ही मेरे गले में पड़ा हुआ आरव का लॉकेट ज़मीन पर गिर गया। वो लॉकेट मेरे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि जब आरव मुझे मिला था तब वो उसके गले में था और मैंने उसे उतार कर अपने पास रख लिया था। संजय वर्मा की नज़र जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ी, वो एकदम चौंक गए। उन्होंने झट से झुककर वो लॉकेट उठा लिया और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। उनकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। वहां खड़े इंस्पेक्टर और बाकी लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया था। माहौल एकदम बदल गया था और मैं बस उन्हें देख रहा था कि आखिर इस छोटे से लॉकेट में ऐसा क्या है जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। मैं उस पल को आज भी भूल नहीं सकता, जब मैंने सर को उस छोटे से लॉकेट को पकड़कर रोते हुए देखा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था और मेरे दिमाग में हजार सवाल एक साथ घूमने लगे थे। मैंने घबराकर उनसे पूछा, सर, ये तो मेरे बेटे आरव का लॉकेट है। आप इसे देखकर इतना क्यों रो रहे हैं? मेरी आवाज़ कांप रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। सर ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, नहीं दीपक, ये तुम्हारे बेटे का लॉकेट नहीं है, ये मेरे बेटे का लॉकेट है। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने तुरंत कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बेटा है। मैंने उसे खुद पाला है। ये लॉकेट उसी के पास था जब वो मुझे मिला था। लेकिन सर ने सर हिलाया और बोले, दीपक, मैं इस लॉकेट को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। इसे मेरी पत्नी ने अपने हाथों से बनवाया था। ये हमारे बच्चे के लिए था। ये उसकी आखिरी निशानी है। उनकी आवाज़ टूट रही थी और हर शब्द के साथ उनका दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैं चुप हो गया और बस उन्हें देखने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब जो वो बताएंगे वो मेरी ज़िंदगी बदल देगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ा था। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि जाना ज़रूरी था। मैंने सोचा था कि जल्दी वापस आ जाऊंगा और अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाऊंगा, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया और बच्चा भी नहीं बचा।
ये सुनकर मैं अंदर से टूट गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैंने किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मैं इतना टूट चुका था कि कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। ये सब मुझे मेरी भाभी अंजलि ने बताया था। मैंने उस पर भरोसा किया, क्योंकि वो घर की बड़ी थी और मुझे लगा वो झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन आज इस लॉकेट को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक डर बैठ गया था और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर ये सच है तो फिर आरव कौन है और वो मेरे पास कैसे आया? सर आगे बोले, अंजलि हमेशा से लालची औरत रही है। वो चाहती थी कि मेरा कोई वारिस न हो, ताकि मेरे बाद मेरी सारी जायदाद और कंपनी उसके नाम हो जाए। मेरा भाई बहुत पहले ही गुजर चुका था और वो अकेली थी, उसे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे लगा था कि वो सिर्फ सख्त स्वभाव की है, लेकिन वो इतना नीचे गिर सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोले, मेरी पत्नी ने इस लॉकेट को अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखा था। वो कहती थी कि जब हमारा बच्चा होगा तो मैं इसे अपने हाथों से उसके गले में पहनाऊंगी। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है कि शायद वो बच्चा जिंदा था और उसे मुझसे दूर कर दिया गया। मैं ये सब सुनकर अंदर से हिल चुका था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने धीरे से कहा, सर, लेकिन आरव मेरे साथ है। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो मुझे पापा कहता है। वो मेरे बिना नहीं रह सकता और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझसे मेरा बच्चा न छीन ले। सर मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, दीपक, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनूंगा। तुमने उसे पाला है, उसे प्यार दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हमें सच जानना होगा। अगर ये बच्चा सच में मेरा है तो मैं भी तुम्हारे प्यार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी था। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब से कहा, इस केस की जांच दोबारा होगी और अभी के लिए दीपक को छोड़ दिया जाए। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इंस्पेक्टर ने उनकी बात मानी और मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दी गई। जैसे ही हथकड़ी खुली, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा था कि कम से कम मुझे एक मौका मिला अपनी सच्चाई साबित करने का। सर ने मेरी बेल करवा दी और मैं बाहर आ गया। बाहर की हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे एहसास हुआ कि आज मैं कितना बड़ा तूफान झेलकर निकला हूँ। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। मैंने सर से कहा कि सर, अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि अब सच सामने आएगा। अंजलि ने जो किया वो छुप नहीं सकता। मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था और मेरा बच्चा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। मैंने उनकी बात सुनी और कहा कि सर, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक बात साफ है, आरव मेरे लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे खो नहीं सकता। सर ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने उसे तुम्हारे पास भेजा, ताकि वो सुरक्षित रह सके। उस पल मुझे लगा कि मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई है। अब ये सिर्फ मेरा मामला नहीं था, ये एक सच्चाई की लड़ाई थी जिसमें बहुत कुछ सामने आने वाला था और मैं तैयार था उस हर सच का सामना करने के लिए जो मेरी दुनिया को फिर से हिला सकता था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब सब कुछ एक साथ बदल गया था। सर ने अपनी भाभी अंजलि के खिलाफ केस कर दिया था और जैसे ही पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे हर सच सामने आने लगा। मुझे भी अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस बार मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और सच मेरे साथ है। पुलिस ने कंपनी के रिकॉर्ड देखे, लोगों से पूछताछ की और एक एक करके सब कुछ सामने आने लगा। पता चला कि अंजलि ने ही मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। उसने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था और पूरा प्लान बनाया था कि मुझे फंसा दिया जाए, ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं और कंपनी पर उसका पूरा कब्जा हो जाए। उसने ही पैसों का घोटाला किया था और सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जब ये बात सामने आई तो मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरा था वो बहुत ही बड़ा था। लेकिन अब मुझे इंसाफ मिल रहा था। सर ने बिना देर किए अंजलि को गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस उसे ले गई और पहली बार मुझे लगा कि सच में बुराई चाहे जितनी भी चालाक हो, आखिर में हारती ही है। मेरी बेगुनाही साबित हो गई थी और मुझे पूरे सम्मान के साथ छोड़ दिया गया था। जब मैं जेल से बाहर निकला तो मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक सुकून था कि अब मैं अपने घर जा सकता हूँ, अपने परिवार के पास जा सकता हूँ। सर मेरे साथ खड़े थे।
उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि दीपक, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बहुत अपने से मिलने जा रहे हों। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मैंने हाँ कर दी। हम दोनों साथ में मेरे घर पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी पत्नी सामने थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ भागी और मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं मैं वापस ना आऊं। मैं उसे संभाल ही रहा था कि सर भी अंदर आ गए। जैसे ही सर की नज़र आरव पर पड़ी, वो वहीं पर रुक गए। उनका चेहरा एकदम बदल गया, उनकी आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और आरव को देखने लगे, जैसे वो अपने खोए हुए सालों को वापस देख रहे हों। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाए। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था और मेरे अंदर एक डर फिर से जाग गया। मुझे लगने लगा कि कहीं अब वो मुझसे आरव को वापस ना ले जाए। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, दीपक, ये सब क्या है? ये कौन है? मैंने उसे बैठाकर धीरे धीरे सारी बात बता दी। जैसे जैसे वो सुनती गई, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे भी समझ में आ गया था कि मामला कितना बड़ा है। मैं अंदर से टूट रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मेरा सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। मैंने आरव को अपनी तरफ खींच लिया, जैसे कोई उसे मुझसे छीनने वाला हो। मेरी पत्नी भी उसे पकड़कर रोने लगी। हम दोनों के दिल में बस एक ही डर था कि कहीं हमारा बच्चा हमसे दूर न हो जाए। मैं सर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, दीपक, मेरा बेटा मुझे मिल गया। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर सब कुछ जैसे रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, सर, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मेरा सब कुछ है। भले ही ये मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने इसे अपने दिल से पाला है। मैं इसे खो नहीं सकता। मेरी आवाज़ कांप रही थी और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी भी सर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, सर, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ये बच्चा हमारी ज़िंदगी है। हमने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। आप चाहें तो हमसे मिलने आते रहिए, लेकिन इसे हमसे दूर मत कीजिए। उसका हर शब्द दिल से निकल रहा था। उस पल घर में सिर्फ रोने की आवाज़ थी। सर कुछ देर तक हमें देखते रहे। उनके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो भी शायद अंदर से टूट रहे थे। एक तरफ उनका अपना खून था और दूसरी तरफ हमारा प्यार। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर आरव को गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वो उसे चुपचाप देखते रहे, जैसे सालों का इंतजार खत्म हुआ हो। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और हमें देखा और बोले, दीपक, तुम परेशान मत हो। ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं इसे तुमसे दूर नहीं ले जाऊंगा। ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैं बस इससे मिलने आता रहूंगा। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरे अंदर की सारी घबराहट एकदम से खत्म हो गई। मैं वहीं बैठ गया और रो पड़ा। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, राहत के थे। मेरी पत्नी ने भी राहत की सांस ली और आरव को कसकर गले लगा लिया, जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। मैं सर के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं थे, बस दिल से एक ही एहसास था, शुक्रिया का। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान के अंदर कितना बड़ा दिल हो सकता है। तभी आरव मेरे पास आया और मासूमियत से बोला, डैडी, ये कौन है? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सर को देख रहा था। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये मेरे सर हैं। ये तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आरव मुस्कुराया और सर के पास गया और बोला, हेलो सर। उसने इतने प्यार से बात की कि सर फिर से भावुक हो गए। उन्होंने उसे गोद में बिठा लिया और उससे बातें करने लगे। वो उससे पूछ रहे थे कि स्कूल जाते हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आरव भी पूरे मासूम दिल से सब बता रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे एक अधूरा रिश्ता धीरे धीरे जुड़ रहा हो। घर का माहौल जो कुछ देर पहले डर और दर्द से भरा हुआ था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। सर कुछ देर हमारे साथ बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि दीपक, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो और मैं भी अब अपने बच्चे से दूर नहीं रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारा हक कभी नहीं छीनूंगा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी सच में बदल गई थी। मैंने बहुत कुछ खोया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पाया था। मुझे मेरा सम्मान वापस मिला, मेरा परिवार सुरक्षित था और सबसे बड़ी बात, मेरा बच्चा मेरे साथ था। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मैं बस ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा था कि उसने मेरी ज़िंदगी को बिखरने नहीं दिया, बल्कि और भी मजबूत बना दिया।
और उस दिन मुझे समझ आया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर इंसान सच्चा है, तो आखिर में जीत उसी की होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।